स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। गांधी जयंती पर गांधी के बारे में बात करना अमूमन बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं जिस पर गांधी और गांधी की उनसे जुड़ी हुई रायों पर चर्चा हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी का दलित के साथ क्या व्यवहार हुआ करता था, गांधी का पटेल के साथ क्या रिश्ता था, गांधी का नेहरू के साथ क्या रिश्ता था, गांधी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड उनकी क्या कंट्रोवर्सीज थी, इत्यादि इत्यादि। ऐसे में इस बार 2024 के गांधी जयंती के मौके पर इट वॉज वेरी एसेंशियल टू लुक एट वन इम्पॉर्टेंट अदर डायमेंशन, एंड दैट वॉज गांधी एंड गांधीज रिलेशनशिप विद विमेन इमेंसिपेशन। गांधी और भारत में महिलाओं की राइट्स को लेकर चर्चाएं कम, गॉसिप्स और फैक्ट्स कम, भ्रांतियां ज़्यादा मिलती हैं। ऐसे में इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इन टू दिस वेरी पर्टिकुलर इंप्रेशन दैट गांधी हैड ऑन विमेन्स इशू। तो आइए इस रोचक टॉपिक को समझते हैं और गांधी के साथ साथ विमेन इशू से रिलेटेड जो ट्विस्ट्स एंड टर्न रहे हैं ब्रिटिशर्स के आने के साथ, वो कैसे हमें देखने को मिलते हैं। So I'll start from the time period of 1850s, जब गांधी का आगमन भारत में नहीं था, वो दूर सुदूर थे, he was not even there in the picture। लेकिन फिर भी विमेन इश्यूज और विमेन राइट्स को लेकर भारतीय समाज में बहुत उथल पुथल थी। वो इसलिए बिकॉज ब्रिटिशर्स विमेन को एक सुधार के तौर पर या सुधारीकरण के तौर पर देखते थे। उनका एंगल विमेन समाज या औरतों के समाज को मुक्त करने से था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1829 के सती बैन को देखें या 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट को देखें, ये दोनों ही 1820s और 50s के टाइम पीरियड में रिफॉर्म्स हो रहे थे। ब्रिटिशर्स इसे अपना यूटिलिटेरियन चेहरा बता रहे थे, यानी कि वो बार बार समाज को कह रहे थे कि हमने औरतों का भला किया है। ऐसे में वो इंपॉर्टेंट नाम गिनाना भूल जाते थे, जैसे राजा राममोहन रॉय, जिन्होंने सती बैन के लिए बहुत मशक्कत की, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या DK कर्वे, जिन्होंने एग्जाम्पल्स सेट किए फॉर विमेन रीमैरेजेस, विडो रीमैरेजेस, और बार बार खुद ही विधवा विवाह करके भी उन्होंने एग्जाम्पल में एक नया धारणा पेश की। लेकिन ब्रिटिशर्स इसे अपने ऊपर लेने वाले स्टार्स की तरह मानते थे, यानी कि दिस इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स, जो कि ब्रिटिशर्स बार बार कहा भी करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि 1857 में जब ग्रेट रेबेलियन होता है, ब्रिटिशर्स इस बात को समझ जाते हैं कि विमेन इश्यूज से लेकर इंटरफेरेंस को भी इंडियंस ने बदला के तौर पर निकाला है। दैट इज 1857 होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था कि वो विमेन रिफॉर्म्स को भारतीय समाज में हो रहे इंटरफेरेंस की तरह देखते थे। फॉर एग्जाम्पल, 1858 में विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन आया और क्वीन विक्टोरिया ने यह माना कि हमने भारतीय धर्म और भारतीय कस्टम्स के साथ छेड़छाड़ की है और आगे से ऐसा नहीं होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि क्या गांधी और नेशनलिज्म आने के बाद विमेन के इश्यूज पर कोई चर्चा होती थी या नहीं होती थी। मैं ले जाऊंगा आपको स्वदेशी मूवमेंट में 1905 के 1905 स्वदेशी मूवमेंट में 16 अक्टूबर को यह तय किया गया कि आराधन दिवस मनाया जाएगा। आराधन दिवस RS त्रिवेदी के द्वारा कहा जा रहा था, जब बंगाल की सारी महिलाएं कुकिंग करना बंद कर देंगी। जी हां, 16 अक्टूबर को यह तय किया गया कि एक दिन पूरी की पूरी चूल्हे पूरे के पूरे बंगाल में, चाहे वो ईस्ट बंगाल हो या वेस्ट बंगाल हो, विभाजन के तौर पर और उसके प्रोटेस्ट में बंद कर दिया जाएगा। दैट वाज द वेरी फर्स्ट मूवमेंट दैट वाज डन इन द नेम ऑफ विमेन ऑल अराउंड द बंगाल रीजन। ये भारतीय नारी शक्ति को दर्शा रहा था। नॉट जस्ट दैट, स्वदेशी मूवमेंट ने भारतीय स्त्री महामंडल को जन्म दिया, विच वॉज लेड बाय सरला देवी चौधरानी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नॉट जस्ट दैट, स्वदेशी मूवमेंट ने और भी दूसरे विमेन लीडर्स को जन्म दिया, जैसे कादम्बनी गांगुली, जो कि भारत की सबसे पहले फीमेल ग्रेजुएट्स में से हुई, या इवन स्वर्ण कुमारी देवी, जो रविंद्रनाथ टैगोर की बहन भी थी और इंडिया की सबसे पहली फीमेल नॉवेलिस्ट भी हुआ करती थी। तो विमेन लीडर्स गांधी के आने से पहले बहुत
पॉलिटिक्स में इवॉल्व कर रहे थे, अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में घुसने की या जाने की मनाही हुआ करती थी। गांधी के आने से यह थोड़ा बहुत चेंज होता है। बहुत सारे हिस्टोरियंस इस बारे में बात करते हैं और मानते हैं, एंड आई विल कोट सम ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल, हिस्टोरियन सुमित सरकार अपनी किताब मॉडर्न इंडिया में लिखते हैं कि गांधी का विमेन के प्रति जो रवैया था या विमेन राइट्स के प्रति जो रवैया था वो एक मिक्स या क्यूरियस मिक्स था। व्हाट इज दिस क्यूरियस मिक्स? ही सेज दैट गांधी एक तो पश्चिमी सभ्यता से आए हुए राइट्स को नकार रहे थे, यानी कि हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे विमेन इशू को लेकर, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो भारतीय महिलाओं को पारंपरिक भारतीय ट्रेडिशन के प्रति अग्रसर कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, वो ये समझते थे कि महिलाओं को सीता, द्रौपदी और दमयंती की मूर्ति होनी चाहिए। गांधी अपने न्यूज़पेपर नवजीवन में बार बार ये 3 हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, वो ये बता रहे थे कि भारतीय नारी को सीता का उदाहरण इसलिए पेश करना चाहिए बिकॉज वो रावण जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के खिलाफ खड़ी हुई और अपने पतिव्रता व्रत को मेंटेन रखा। वो द्रौपदी का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे थे बिकॉज पांडवों का राज्य जाने के बाद भी द्रौपदी ने पांडवों को छोड़ा नहीं, और साथ ही साथ उनकी शादी 5 भाई से नहीं होने वाली थी, सिर्फ एक भाई से होने वाली थी। बट फिर भी जब उन्हें ऐसे अननेचुरल सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट किए गए, शी बिकेम अ सिंबल ऑफ परसिवियरेंस। और दमयंती, जिनके पति राजा नल उन्हें जब छोड़कर भी चले जाते हैं और कई वर्षों बाद आते हैं, फिर भी दमयंती उनका साथ नहीं छोड़ती। नाउ दिस वाज प्रेजेंटेड बाय गांधी एज एन आइडियल फिगर फॉर वुमेन इन इंडिया टू एम्यूलेट, यानी कि आप, और वो भारतीय महिलाओं के प्रति यही मैसेज नवजीवन में बार बार दे रहे थे कि आप इन स्त्रियों को, इन भारतीय नारिकों को, इन हिस्टोरिकल फैक्टर्स को, कैरेक्टर्स को अपने जीवन में भी आत्मसात करें। According to historians, this was very unnatural for modern women in India because modern women और ज्यादा rights चाहती थी, वो men के द्वारा दबना नहीं चाहती थी। और इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत क्यूरियस मिक्स था। फॉर एग्जाम्पल, गांधी साउथ अफ्रीका में सबसे पहले विमेन राइट्स को लेकर कुछ प्रोटेस्ट्स में भाग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1913 में साउथ अफ्रीका में विमेन प्रोटेस्ट कर रही थी ब्लैक एक्ट के खिलाफ। वहां पर एक एक्ट पास हुआ जहां पर नॉन वाइट्स को अपनी शादी रजिस्टर करवानी होती थी, और जो भी अश्वेत या नॉन वाइट्स होते थे, यानी कि जो ब्लैक होते थे, वो शादी अगर रजिस्टर नहीं करवाते थे तो उनकी शादी को इलेजिटिमेट कहा जाता था, और उनकी शादी से पैदा हुए बच्चों को भी नाजायज या इलेजिटिमेट कहा जाता था। ऐसे में रातों रात इस एक्ट के पास होने के बाद बहुत सारे भारतीय और अश्वेत लोग, नॉन वाइट लोग जो साउथ अफ्रीका में रहते थे, उनकी शादी रातों रात नाजायज हो गई और उनके बच्चे भी नाजायज हो गए। दिस वॉज अ ह्यूज मॉरल क्वेश्चन फॉर विमेन इन साउथ अफ्रीका। गांधी भी उसी समय वहां पर थे और उनकी वाइफ भी उसी समय वहां पर थी, और वो शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। दिस बिकेम अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द फैमिली एज सच, और उन्होंने पहली बार भारतीय महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते देखा जब बात उनके मॉरल कैरेक्टर पर आती थी। कमिंग टू इंडिया, जब गांधी भारत में आते हैं तो वो ये मंत्र देना शुरू करते हैं कि विमेन को 3 पिलर्स अपने जीवन में रखने चाहिए, एंड दैट इज त्याग, सेक्रीफाइस, शुद्धता दैट इज प्योरिटी, एंड सेवा दैट इज सर्विस। आप त्याग, सेवा और शुद्धता मेंटेन रखें, और किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन विमेन से नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल, गांधी का क्रिटिक बार बार दिया जाता है कि उन्होंने सेक्स वर्कर्स को या जो वैश्यावृत्ति में इन्वॉल्व थी उनको कभी भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में शामिल नहीं होने दिया, बिकॉज उनके अनुसार वैश्यावृत्ति या सेक्स वर्कर्स जो शायद जबरन भी हो या वॉलेंटियर भी हो, जबरन, ज्यादातर उस समय सेक्स वर्क्स जबरन ही हुआ करते थे, इट वॉज इन कैप्टिविटी, बट गांधी फिर भी इन्हें विमेन की ही इश्यूज मानते थे, और वो ये कहते थे कि ये इतनी शुद्ध नहीं है, इतनी प्योर नहीं है कि ये नेशनल मूवमेंट जैसे पवित्र मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। उन्होंने ऑटोमेटिकली एक बड़े तबके को एक्सक्लूड कर दिया।
हाल ही में आए एक फिल्म हीरा मंडी में भी इस बात का जिक्र किया गया था और उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो की थी. यू कैन गो एंड सर्च इट ऑन द स्टडी IQ चैनल. बट नेवरदलेस what Gandhi did after him becoming the hero of national movement was वो women को बार बार वाइफहुड से सिस्टरहुड के प्रति जाने के लिए कहते थे. यानी कि सिर्फ आप एक वाइफ नहीं, आप एक बहन के तौर पर अपने आप को आइडियलाइज करें. वो लस्ट से चेस्टिटी की तरफ जाने के लिए कहते थे. एंड फाइनली वो ये कहते थे कि आप इग्नोरेंस से एजुकेशन की तरफ चाहिए. यानी कि देयर शुड बी मोर एजुकेशन अमॉन्ग women एंड दे शुड कम एंड बिकम अ मूर्ति ऑफ सर्विस एंड सैक्रिफाइस. हालांकि इसका सबसे अच्छा जीता जागता उदाहरण आपको साबरमती में एक ब्रिटिश सिटीजन दे रही थी. उनका नाम था मैडलिन स्लेड. बट मैडलिन स्लेड का नाम चेंज करके गांधी जी ने मीरा बहन रख दिया था. नाउ मीरा बहन एक ब्रिटिश सिटीजन हुआ करती थी और उन्होंने एक किताब लिखी आजीवन अपने साबरमती आश्रम में रहने के दौरान. किताब का नाम था स्पिरिट्स पिलग्रिमेज. स्पिरिट्स पिलग्रिमेज में मैडलिन स्लेड कहती हैं, AKA मीरा बहन, ये कहती हैं कि गांधी ने ऐसे कई नियम आश्रम में बनाए जो कि शायद बाकी औरतों को पसंद नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल, गांधी का मानना था कि अगर स्वराज्य की स्थापना होगी तो सारे विमेन को अपने सोने के जेवर दान देने चाहिए. उन्होंने साबरमती में रह रहे सारे के सारे औरतों को अपनी खानदानी विमेन की जो शादी होकर आती है, वो जो जेवर वो रखते हैं, स्त्री धन के तौर पर रखते हैं, उसे भी देने के लिए कहा. इवन कस्तूरबा गांधी वॉज फोर्स टू गिव दैट. नॉट जस्ट दैट, मैडलिन स्लेड अपनी किताब में ये भी बताती हैं कि कस्तूरबा, जिनको प्यार से बा कहा जाता था पूरे आश्रम में, उन्हें इस बात से प्रॉब्लम थी कि गांधी आश्रम में अंतज्यों को, दलितों को भी एंट्री देते थे. इनफैक्ट उन्होंने कई बार महादेव देसाई से, जो कि गांधी के सेक्रेटरी थे, अपनी नाराजगी जाहिर की थी और ये बताया था दैट इट वॉज वेरी अननेचुरल फॉर हर टू लिव विथ अ दलित वुमेन. इसी बात को जानकर गांधी दूदाबाई और दानी बेन एक दलित दंपत्ति को साबरमती आश्रम में लाते हैं और ये दलित दंपत्ति के साथ उनकी एक बेटी भी आती है जिनका नाम था लक्ष्मी. गांधी ने ना ही सिर्फ एक दलित परिवार को आश्रम में जगह दी, बल्कि उनकी बेटी लक्ष्मी को भी अपनाया. इनफैक्ट ऑफिशियली अडॉप्ट किया, पाला पोसा और उसके बाद में शादी भी की. लक्ष्मी गांधी की एक अडॉप्टेड डॉटर थी. इसके बारे में भी हमने विस्तृत तौर पर एक अलग एपिसोड में चर्चा की थी इन द अर्लियर गांधी जयंती. बट व्हाट बिकेम important with the coming up of Gandhi is that कि गांधी ने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में विमेन को एंट्री दे दी, जो कि बाकी के नेशनलिस्ट लीडर्स करने से चूक गए या अभी तक नहीं किया गया था. गांधी ने अपने कई पर्सनल लेटर्स में ये लिखा और माना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो शराब बंदी का एजेंडा चला था वो फेल हो गया था. और गांधी कहते हैं कि इसको फेल होने का कारण था मेन. गांधी का मानना यह था कि शराब से अगर कोई ज्यादा अफेक्ट होता है तो है परिवार की औरतें, और शराब एक प्रकार से बंदी किया जाना चाहिए ओनली एंड ओनली बाय विमेन. तो उन्होंने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया तो शराब बंदी में सबसे आगे रखा विमेन ब्रिगेड को. विमेन वॉलंटियर ग्रुप्स बनने लगे और 1931 की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कई हजार की ऑरेंज क्लैड विमेन वॉलंटियर ग्रुप बने, विच वॉज लेड बाय सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, कमला देवी चट्टोपाध्याय एक्सेट्रा. एक नई विमेन लीडर्स की कॉप, एक नई विमेन लीडर्स की रैंक और फाइल कांग्रेस में तैयार हो रही थी. कांग्रेस वॉज बिकमिंग सीरियस अबाउट गिविंग विमेन देयर ड्यू इन पॉलिटिक्स. फॉर एग्जाम्पल 1925 को सबसे पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं जिनका नाम है सरोजनी नायडू. नॉट जस्ट दैट, 1931 में कराची के कांग्रेस सेशन में सरदार पटेल, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने लॉन्च किया विमेन्स राइट टू वोट. नॉट जस्ट दैट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की भी डिमांड वापस की गई. यह तब हो रहा था जब ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देश विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे थे, लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स इस बारे में सोच रहे थे.
कमला देवी चट्टोपाध्याय बाद में भारत की सबसे पहली लेजिस्लेटिव काउंसिल लड़ने वाली महिला बनी, एंड दैट लेड टू द कमिंग अप ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट विमेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। भारत में एक्सक्लूसिव विमेन ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल 1925 में मेहरभाई टाटा ने लॉन्च की विमेन्स काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये विमेन्स काउंसिल ऑफ इंडिया सबसे पहली नॉन एक्सक्लूसिव इन द सेंस दैट ना वो कांग्रेस के साथ थी ना वो लीग के साथ थी, ये सिर्फ और सिर्फ विमेन के बारे में काम करने वाली नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन ऑफ इंडिया बनी। नॉट जस्ट दैट, 1927 में मार्गरेट कजिन्स लॉन्च करती हैं ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस, and this all India women's conference became a benchmark and became a place of women related agendas and issue। ये दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस आने के बाद आप देखते हैं कि 1937 में ब्रिटिशर्स की हिचकी विमेन राइट्स को लेकर खत्म हो गई। हिचकी मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ब्रिटिशर्स ने कान पकड़े थे 1857 में कि वो विमेन राइट्स को लेकर या किसी भी भारतीय कस्टम को लेकर फिर से लेजिस्लेशन नहीं लॉन्च करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1937 में आता है विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम विमेन को हिंदू समाज में राइट टू प्रॉपर्टी और सक्सेशन भी मिल रहा था, और यह तब हो रहा था जब ज्यादातर हिंदू संगठन इसके खिलाफ बोल रहे थे। मनुस्मृति ले लीजिए या नारद स्मृति ले लीजिए, पुराने हिंदू शास्त्र विधियों के हिसाब से मेल या जो परिवार के सबसे बड़े मेल सदस्य हुआ करते थे उनको राइट टू सक्सेशन मिलता था। औरतों को उसी परिवार में स्त्री धन का अधिकार मिलता था जो उन्हें शादी के समय दिया जाता था। लेकिन विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 ने स्त्री धन के अलावा अपने फादर के प्रॉपर्टी में भी विमेन को जगह दी, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ विमेन्स पॉलिटिकल इशू। गांधी ये काम कर रहे थे, लेकिन गांधी के क्रिटिक करने वाले और भी लोग थे जो कह रहे थे कि सब कुछ विमेन के साथ जो गांधी ने किया वो सही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लेना चाहूंगा एक कम्युनिस्ट पार्टी लीडर का जिनका नाम है हजारा बेगम। हजारा बेगम रामपुर की एक बहुत ही प्रख्यात कम्युनिस्ट लीडर हुआ करती थी, और उन्होंने कहा कि जो भी कुछ गांधी ने विमेन के लिए किया है वो हमने मांगा ही नहीं है। इनफैक्ट गांधीयन वे से अगर हम कुछ मांगने जाएं तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा। उनका मानना यह था कि गांधी ये कहा करते थे कि अगर आपको मर्दों के लेचरस बिहेवियर या मर्दों की तीखी नजर से बचना है तो आप गांव चले जाइए, गांव में शुद्धता से रहिए, पारंपरिक परिवार में रहिए और साथ ही साथ त्याग की मूर्ति बनकर रहिए। ये मॉडर्न इंडियन विमेन को गवारा नहीं था, उन्हें शहरों में रहना था, उन्हें कदम से कदम मिलाकर चलना था। एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में उन्हें इक्वल राइट्स चाहिए थे। गांधी इस बात के लिए शायद तैयार नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल वो ये मानते थे कि विमेन एजुकेशन और मेन एजुकेशन में फर्क होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल विमेन एजुकेशन में चाइल्ड रेयरिंग यानी कि बच्चों को पालना एक इंपॉर्टेंट कला होनी चाहिए। ऐसे में हजारा बेगम जैसे महिला लीडर्स का मानना यह था कि ऐसा क्यों है कि विमेन को एक जेंडर्ड रोल में सेग्रीगेट किया जा रहा है। विमेन को ही सीता, द्रौपदी और दमयंती बनने के लिए कहा जा रहा है, मेन को राम या पांडव या नल बनने के लिए नहीं कहा जा रहा है, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। गांधी इन सब बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं। फाइनली वो ये भी कहती हैं कि चरखा यानी कि सूत काटना, खादी बनाना, शराबबंदी करवाना या विमेन रिलेटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप, नारी सशक्तिकरण केंद्र खुलवाना, ये विमेन का बहुत लिमिटेड हेल्प किया जा रहा था, कोई ज्यादा हेल्प विमेन का नहीं हो रहा था। विमेन आज भी घरों में यानी कि उस जमाने के इंडिया में भी घरों में ही रह रही थी, वो चूल्हा ही संभाल रही थी। उनका मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, बिजनेस और एजुकेशन में आने का जरिया उतना नहीं खुला था। एंड दिस वॉज बिकॉज ऑफ गांधीज आइडियलिज्म, जो कि वो सीता, दमयंती और द्रौपदी के बीच में घूम रहे थे। मैं लास्ट में एक नॉवेल से एंड करना चाहूंगा इस क्रिटिक को। राजा राव जी ने 1938 में एक नॉवेल लिखी जिसका नाम था कंतापुरा। कंतापुरा गांधीयन गांव के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक फिक्शनल विलेज का कैरेक्टर था कि एक फिक्शनल विलेज है
जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, जहाँ पर लोग काम करते हैं, जहाँ पर ग्राम स्वराज्य है, जहाँ पर लोग खादी और चरखा और साथ ही साथ खेती बाड़ी के तौर पर अपना जीवन यापन करते हैं, शहरों से मुक्त हैं और साथ ही साथ छुआछूत से भी मुक्त हैं। लेकिन कांतापुरा में ही मेन तो खुश थे, लेकिन विमेन अपने आप को वापस मान रही थी कि वो वापस 17वीं या 18वीं सदी की भारतीय नारी बनकर रह गई हैं, जहां पर उन्हें मॉडर्निज्म और जहां पर उन्हें नई वॉक ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी एंड साइंस एंड लिटरेचर और आर्ट्स एंड म्यूजिक से वंचित रखा जा रहा है। तो कांतापुर अपने आप में एक फिल्म भी बनी, नॉवेल भी बनी, जो गांधी के विमेन से रिलेटेड क्रिटिक्स को दर्शाती है। नेवरदलेस, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट to highlight this particular phase of Gandhi as far as women's relation is concerned with him. I hope आपको ये छोटा सा वार्तालाप अच्छा लगा होगा। This is a new form through which we would try to connect with you. आप इससे जुड़े हुए या हिस्ट्री से जुड़े हुए important suggestions टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझ पर मिल भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। I will definitely give you the link out there। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ और भी रोचक हिस्टोरिकल फैक्ट्स और यूपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हिस्ट्री बेस्ड कंसेप्ट्स को जिक्र किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैप्पी गांधी जयंती। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।